पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोएरिन्स की। फर्स्ट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये अपन पढ़ चुके हैं। सेकेंड था रिएक्शंस विद मेटल, ये भी पढ़ चुके हैं। थर्ड अपन शुरू करेंगे रिडक्शन। ठीक है, जो भी अपन देख रहे हैं तो रिडक्शन ये लिया है, क्लोरोबेंजीन है, एरिल हैलाइड्स है या हेलोएरिन्स है। हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आइटम है। निकल एलॉय एक तरह का कैटलिस्ट फॉर्म में और बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। HCl को रिप्लेस कर देता है और H यहाँ पर आ जाती है कि HCl बाहर हो चुका है। ठीक है, और बेंजीन फॉर्मेशन हो चुकी है। एक ही रिएक्शंस दी गई है आपको रिडक्शंस के लिए। फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं वो ध्यान से समझ लेनी है। एक्चुअली क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वहाँ से न्यूक्लियोफाइल, जैसे अपन एरिल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं इस समय, तो आपका अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ तो Cl को हटना है और उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आकर के फॉर एग्जांपल OH आ सकता है, कोई और ग्रुप आ सकता है वो। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन को, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वैसे ये मेन रिएक्शंस जो होती है वो एल्किल हैलाइड की होती है ना। तो इस समय इसको डिस्कशन करने का कारण ये है कि ये देता तो है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जिसके ऊपर का लोन पेयर जो है ना वो रेजोनेंस में शामिल होता है। पता है मैं हेलो एरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस अपन ने देख चुके हैं। इसके ऊपर का जो लोन पेयर होगा वो ट्रांसफ़र होगा अंदर और रेजोनेंस में शामिल, तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से हेलो एरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से रिलीज़ नहीं कर पाता है। समझ रही बात को? यानी आपका जो क्लोरीन एटम है इस कंडीशन में ये आसानी से रिमूव नहीं होगा। जब ये रिमूव नहीं होगा तो इसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आ भी नहीं सकता है। समझ रहे? तो इसकी वजह से NSR रिएक्शंस जो है वो ये वाली रिएक्शंस जो है वो हेलो एरिन्स बहुत ही कम देता है। ये आपको समझना है। ठीक है, ध्यान सुनिए, एक पैराग्राफ लिखा है, क्या कह रहा है ये, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन द CX बॉन्ड ऑफ द एरिल हैलाइड। ठीक है, इसकी ये C और X इसकी बात कर रहा है। Therefore it is difficult to break this bond. This is reason why aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions. समझ में आई बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर हेलोजन एटम यानी क्लोरीन एटम इस कंडीशन में है तो वो रेजोनेंस में शामिल हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से ये हेलोजन एटम जो है वो रिमूव नहीं होगा। इसकी वजह से ये जो है वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात ये? लेकिन देखिए नहीं हो रहा लेकिन करवा तो सकते ही है। अगर चाहे कि मुझे NSR करवाना ही है तो करवा सकते हैं। फिर देखिए कंडीशंस फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कह सकते हैं कि एक्सेस वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये कह रहा है इन एरिल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इज पॉसिबल, संभव तो है, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कुछ खास विशिष्ट कंडीशंस लेनी पड़ेगी, सच एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब जाकर ही हेलो एरिन्स जो है वो NSR देगा। अब कुछ एग्जांपल दिए गए, सम रिएक्शंस आर एज फॉलोइंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट लिया क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल लिए गए, अमोनिया Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड लिया गया। देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, 475 केल्विन है ना, हाई प्रेशर टेम्परेचर दोनों ज़्यादा है, तो आपका ये NSR दे देगा। देखिए ऐसी है ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये रिएक्शंस चल रही है, नॉर्मली नहीं हो सकता था। NH2 आ चुका है देखिए यहाँ के, और जो Cu2Cl2 है वो बाहर हो चुका है। समझ रहे हो? यहाँ से क्या हुआ, देखो ये Cu2Cl2 और यहाँ के जो H है वो इसको लेकर के H2 बाहर हुआ होगा और ये आपका मेन एनिलीन फॉर्मेशन हो चुका है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, NSR रिएक्शन से। सेकेंड एक और लिया, देखिए 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल है, CuCun है ना, कॉपर साइनाइड लिया गया CuCN के। तो देखिए ये CnCl को रिप्लेस कर दिया है ना, 2 मॉलिक्यूल थे, 2 Cl हो गए, Cu2Cl2 हो चुका है। ये भी NSR देखिए यहाँ पर भी 475, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। एक और क्लोरोबेंजीन सोडियम है 625 केल्विन हाई प्रेशर, दोनों टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, OHCl रिप्लेस हो चुके हैं, तो देखिए NaCl और ये फिनॉल आपका फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है? क्या कह रहा था मैं, NSR जनरली हैलाइड्स नहीं देता है, क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई एल्किल हैलाइड्स शो NSR इजीली बट एरिल हैलाइड्स डज नॉट। इसकी रीज़न क्या होगा? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात समझ सकते। अब एक चीज़ और समझनी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस बन चुके हैं। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनना। कई बार क्या होता है
जैसे ये एलोहेरिन्स है, समझ रहे हो, क्लोरीन लिया, क्लोरोबेंजीन है, मुझे इस पर NSR करवाना है, समझ रहे हो, OH को यहाँ पर लाना है। तो अभी तो कहा नॉर्मली तो हो नहीं सकता है, कुछ खास कंडीशन में ली। लेकिन क्या होता है कि अगर इसके इस हेलोएरिन्स वाले कंडीशन के पर यहाँ पर ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर कभी -I ग्रुप मौजूद है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये दो ऑर्थो एक पैरा, इन कंडीशंस पर अगर कभी भी इन पोजीशंस पर अगर कहीं पर भी अगर -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 है, सल्फो है, सल्फोनिक है ना, साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक, सारे -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं। इनमें से अगर कोई मौजूद होता है तो आसानी से NSR हो जाता है। समझ के बात को, यानी कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर ना भी लेना, अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन फिर भी आसानी से इजीली हो जाती है। देखिए वही कह रहा है ये, इन हेलोबेंजीन समझ गए, हेलोबेंजीन इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल NO2 SO3H सल्फोनिक है ना, नाइट्रो सल्फोनिक साइनाइड कार्बोक्सिल एक्सेट्रा आर प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो या पैरा ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के प्रेफरेंस में ऑर्थो या पैरा पे और एट बोथ, दोनों पे भी चल सकता है, ऑर्थो एंड पैरा। दीज ग्रुप अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। ये क्या ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, देखो एक चीज़ समझो कि अगर यहाँ पर कोई है इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर और इजीली आएंगे, तो फिर ये हट सकता है ना, आसानी से जा सकता है। बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द डैमसेल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड मेक द बेंजीन रिंग्स मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इवन अंडर स्लो कंडीशन। क्लियर है, समझ में आई बात, क्या कह रहा है, अगर हेलोएरिन्स पर ऑलरेडी अगर -I ग्रुप है, कहाँ पर, ऑर्थो या पैरा पर, ठीक है, या दोनों पर चल सकते हैं, तो फिर वहाँ पर आसानी से इजीली क्या हो सकता है, NSR हो सकता है। क्योंकि एक वजह है, देखिए इसके पीछे भी लॉजिक ये होता है, कारण ये है कि यहाँ पर अगर ये ग्रुप है, देखिए तो आप जब रेजोनेंस करते हो ना, माइनस यहीं पर आता है, पता है, एक ऑर्थो और पैरा पे आता है, तो सोचो कि अगर यही वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रुप लेके चला गया तो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो Cl हट सकता है यहाँ से और आ सकता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दिए, इसके कुछ रिएक्शंस दी गई है, ये क्लोरोबेंजीन OH है, देखिए एक्वस NaOH, देखिए एक्वस करवाते तो क्या करवाते हैं, NSR होता है, पता ही आपको, एक्वस में NSR सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक में क्या होता था, आपको याद होगा तो बताओ, एल्कोहलिक में क्या होता था, एलिमिनेशन, ठीक है। एक्वस है तो हाई टेम्परेचर देखो NaH सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है और NaOH हाई टेम्परेचर लिया गया है, OH यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, फिर भी ये रिएक्शंस नहीं हो रही है, वजह क्योंकि देखो ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं हो रही है फिर भी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप नाइट्रो ले लिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाए, ऑर्थो पे नाइट्रो है तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लियर है, ऑर्थो पे नाइट्रो, इसके रेफरेंस में ऑर्थो पे नाइट्रो। ये देखिए यहाँ को या तो ये ऑर्थो नाइट्रो, ये ऑर्थो होता है, मेटा होता है पैरा, OMP से इसको याद, ठीक है। OH आता है, देखिए अब 400 केल्विन लिया गया है तो ये हट सकता है, क्योंकि लेने वाला भी कहा था ऑर्थो पैरा पे अगर कोई -I ग्रुप है तो आसानी से Cl जा सकता है। देखिए गया, क्या बना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर देखिए ऑर्थो पैरा पे 2 लिए, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, OH है ना, फिर भी देखो एक समझी, जैसे जैसे -I की नंबर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ ये रिएक्शन 400 केल्विन में हो रही है, 2 ग्रुप आती देखो 370 पे होने लग गई। समझ रहे हो बात को, जितने ग्रुप बढ़ेंगे उतना टेम्परेचर यानी ईजी आसानी से जो सिंपल कंडीशंस में भी रिएक्शंस है वो संपन्न अक्कर हो जाएगी। ठीक है, 370 केल्विन लिया गया, देखिए यहाँ पर OH आ गया है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा पे डाइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देखिए फोर्थ वाले रिएक्शंस में 3 ले लिए, देखिए और 2 ऑर्थो पे 1 पैरा पे, तो ये पिक्राइल क्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अभी जो इससे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, पिक्राइल क्लोराइड। देखिए 246 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वही हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफिल आ चुका है, तो देखिए पीछे 370 केल्विन था, यहाँ 300 हो गया और डिक्रीज हो गया ना टेम्परेचर, तो ये हो चुका है। इसका नाम होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, बोर्ड में आ चुकी है, पिक्रिक एसिड, है ना, 3 नाइट्रो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात ये। चलिए अब आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, किसके प्रति, NSR टुवर्ड्स NSR। ठीक है, देखिए 3 चीज़ें, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड समझ तो, बेंजीन पर CH2 और उससे जुड़ा हुआ X,
ये बेंजील हैलाइड। अब मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से कौन आंसर आज इसी ईजिली दे देगा। तो एक चीज़ समझ रहे हो, इन दोनों में तो कंपैरिजन आसान है कि ये देगा, इस ये इजीली नहीं देगा। कि यहाँ डबल बॉन्ड, अभी पीछे वही बात की, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो ये नहीं देगा ये। तो इन दोनों में तो ये आगे ही रहेगा। लेकिन इसकी जब कंपैरिजन इनके साथ चल रहा होता तो फिर आंसर क्या होता है। देखिए एक चीज़ समझना आपको कि अगर मैंने कहा था कि अगर कभी बनने वाला अगर हेलोजन हटे, और अगर पता है न्यूक्लियर NSR को अपन 2 SN1 SN2 में डिवाइड किया था, 2 भाग में, और उसमें कहा था कि अगर हेलोजन हटने के बाद में अगर कभी पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे है तो वो स्टेबल SN1 मैकेनिज्म चलता है, स्टेबल होता है। या फिर वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो तो स्टेबल होता है। यहाँ वही लग रही है कंडीशन, ये हेक्स हट जाए, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और वो रेजोनेंस हो रहा है। समझ गए। तो एक चीज़ याद रखनी है, बहुत बार बोर्ड में ये लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है कि बेंजीन हैलाइड जो होता है, बेंजाइल हैलाइड, वो एरिल हैलाइड से ज़्यादा NSR के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। तो इसका वजह फिर ये रेजोनेंस होता है। ठीक है, देखिए बेंजाइल हैलाइड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ SN1 टाइप्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन बनेगा, ये हटेगा तो, और ये हटेगा तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव रेजोनेंस है, तो ये जाए हटेगा तभी ऐसा हो रहा है ना, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है इन सब से, इनसे ज़्यादा ये और इससे भी ज़्यादा ये होता है। ठीक है, बिकॉज द बेंजाइल कार्बोनियम आयन formed in the reactions is stabilized by resonance. This is the reason that they are most reactive. ठीक है, इस जो कार्बोनियम आयन है वो बनता है और उसकी वजह से जो है वो ये रेजोनेंस में जो है वो यूज़ होता है, इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें होती है। देखिए ये है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव आ चुका, अब देखिए ये रेजोनेंस है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो देखिए यहाँ जाते यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ गया, समझ लो। अब ये इधर तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ इधर आ गए, और ये आते यहाँ वापस से घूम के वो चीज़ हो जाएगी। समझ लो बात को। तो क्वेश्चन कभी आ जाए लैंग्वेज फॉर्म में कि बेंजाइल क्लोराइड आ सकता है, हैलाइड की जगह X की जगह Cl, वो क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है NSR की प्रति। तो रीजन फिर ये है क्योंकि वो रेजोनेंस है पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर है। अब आ रहा है फ्रियोन्स। ठीक है, फ्रियोन्स के बारे में आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है फ्रियोन्स? पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन। एल्केन देखिए, एल्केन मतलब समझ लो ना, एल्केन जैसे मिथेन ले लो फॉर एग्जांपल CH4, मैं उसमें से H को हटाकर क्लोरीन भी लगा दूँ, फ्लोरीन भी लगा दूँ, वही क्लोरोफ्लोरो CFC, क्लोरो यानी क्लोरीन एटम, फ्लोरो और का 3 चीज़ें होती है, आर नोन एज फ्रियोन्स कहा जाता है। कैसे बना सकते हैं? देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लिया, HFSpCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ में लिया गया है, तो देखिए ये F जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा। तो ये समझ लो बात को, HCl बार और ये CCl3F, इसका नाम फ्रियोन 11। अभी देख रहे हैं कैसे नाम देते हैं ये फ्रियोन 11। ये अब इसको आगे और ले लूँ, CCl3F को ले लूँ, फ्रियोन 11 को आगे और रिएक्शन करवाया जाए तो एक और F आ सकता है, CCl2F2 फ्रियोन 12। ठीक है, Cl बार देखिए ये इथेन से लिया गया, समझ लो ये C2Cl, इसको C2 Cl3C, ये इस तरीके से है, समझ लो बात को आप। तो 2 HF है तो समझ लो 2 HCl बार होंगे। तो देखो समझ फॉर एग्जांपल मैंने एक Cl ये बार किया, एक Cl ये बार किया, तो एक F यहाँ एक F यहाँ, अब क्या बचा C2Cl4F2। ठीक है, और 2 HCl बार, ये फ्रियोन 112। कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो देखिए। ठीक है, फ्रियोन इसको ऐसे याद रखते हैं, फ्रियोन XYZ, क्योंकि मैक्सिमम 3 चीज़ें हो सकती है फ्रियोन XYZ से। अब X का मीन्स क्या है? देखिए यहाँ X का मतलब होता है कि जितने 1 लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम C-1, यानी जितने कार्बन एटम होते हैं उसका 1 एक कम करना है। समझ गए? अभी एग्जांपल से समझ लेंगे। जितना कार्बन एटम है उसका क्या करना है? एक एटम कम करना है, ये X का मतलब होता है। Y क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, जितना हाइड्रोजन एटम है उसमें 1 ऐड करना है। और Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। समझ गए? X मतलब कार्बन -1, Y मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, और Z यानी नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। देखिए समझिए, ये CFCl3 भी कहा था X। सबसे पहले X क्या होता है? X का मतलब क्या था? कार्बन -1, तो कार्बन यहाँ 1 ही है, 1 - 1 करेंगे तो क्या? 0। ठीक है, Y क्या था? हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन नहीं है, 1 ऐड कर दो, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। और Z क्या था? फ्लोरीन का नंबर 1 है, बस 1, तो फ्रियोन क्या हो गया? 11, बस फ्रियोन 11। समझ लो, CF2Cl2 मतलब सबसे पहले देखिए कार्बन, X का मतलब क्या होता था? कार्बन -1, कार्बन 1 है, -1 0। दूसरा Y क्या होता था? हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन नहीं है, 1 1। फ्लोरीन 2, तो फ्लोरीन 12। क्लियर है? एक और बता दे तो देखो C2F4Cl2,
तो कार्बन कितने हैं 2, -1 होंगे ना, C-1 तो 1, हाइड्रोजन कितना नहीं है 1 तो 1 +1 करेंगे, F 4 है तो देखिए फ्रियोन 114 114। क्लियर है, समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब देखिए इसका पता ही आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरमेंटल के लिए बहुत नुकसानदायक है ना, हार्मफुल है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रियोन, क्या उसके जो है देखिए फ्रियोन डायरेक्टली सीधा एनवायरमेंट को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली समझ रहे हो, पहले ये ओजोन लेयर को डिप्लेशन में अपना रोल प्ले करता है और फिर ओजोन लेयर से फिर साइड इफेक्ट जो है वो अपने को नजर आने लगते हैं। तो मेनली फ्रियोन डिप्लेट्स ओजोन लेयर की डिप्लेट होने की वजह से देखिए क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट आपके अर्थ पे पहुंचेगी। इसकी वजह से इंक्रीज इन स्किन कैंसर, क्योंकि आपकी धूप में अगर है ज़्यादा देर रहे तो स्किन कैंसर होने की संभावना है ना, ओजोन लेयर नहीं होने की। अल्ट्रावायलेट रे सीधे आएगी, इल अफेक्ट टू प्लांट का भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल वगैरह है वो डैमेज हो सकता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इंक्रीज इन द कैटरेक्ट डिजीज इन द आईज, कैटरेक्ट जानते हैं मोतियाबिंद होता है ना, जो आपका आँखों में मोतियाबिंद बहुत ही एक तरह की कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि ज़्यादातर इसी वजह से मेन देखी जाती है, एज के साथ में भी होती है। रिड्यूसेस द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन, इम्यूनिटी भी कम करता है इसकी वजह से। अब देखिए कैसे अफेक्ट करता है ओजोन लेयर को। समझिए कि एक CFCl3 है, क्या था फ्रियोन 11, ठीक है, समझ लोगे या पहुँच गया ऊपर, कहाँ पे, ओजोन लेयर के पास में। अल्ट्रावायलेट इस पर गिरी तो फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है। देखिए फ्री रेडिकल समझते हो, बराबर है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो CF2Cl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल अलग हो गया। ये CFCl2 फ्री रेडिकल होगा ना, ये वाला जो Cl फ्री रेडिकल है ये ओजोन पर अटैक करता है, और ये ओजोन पर अटैक करेगा। ये फ्री रेडिकल जो है वो इसका ऑक्सीजन का ले लेगा, ClO फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल। ये वाला जो है एक नए मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा ओजोन पर, देखिए, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और Cl फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये वापस से नए ओजोन पर रिएक्ट करने के लिए तैयार है। समझ लो बात को, इस तरीके से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, आगे अटैक करते जाएंगे, ओजोन को तोड़ते जाएंगे। देखिए यहाँ भी टूट रहा है, यहाँ भी टूट रहा है, और वापस से अटैक करेगा। ऐसा कहा जाता है, अपनी बुक्स में लिखा है कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन एटम है वो लगभग 1 लाख है ना, 1 लाख जो है वो मॉलिक्यूल्स को, ओजोन को डिप्लेट करवा सकता है। अब दो पॉइंट और बचे अपने, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है। डीडीटी का पूरा नाम होता है पैरा, याद अभी कहते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, वो पैरा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है डीडीटी का फुल फॉर्म। पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्या क्या बोला वापस, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कैसे बनाते हैं, देखिए 2 मॉलिक्यूल लिए क्लोरोबेंजीन के, समझ रहे हो, बेंजीन पर मैंने H को अलग से शो किया है, क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल है ये 2, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरल के साथ में, याद है क्लोरल बना था CCl3CHO, तो ये CHO है, CCl3 है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है पता है, ये देखिए AH2, इसकी इस Cl की रेफरेंस में तो ये ऑर्थो मेटा पैरा ही है ना, ये पैरा वाला हाइड्रोजन हट रहा है तो H2 निकलता है बाहर, और ये बाकी चीज़ें यहाँ से अटैच हो, क्योंकि डबल बॉन्ड से था, तो एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से देखिए जुड़ चुका है पूरा, इसी को कहा जाता है डीडीटी। समझ गए? अब समझिए नाम कैसे आया, पैरा डाइक्लोरो, देखिए इसके रेफरेंस में तो यहाँ जुड़ा हुआ ना, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन इथेन, तो इसीलिए नाम आता है पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, समझ गए? एक और पॉइंट है, वो है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ मैनी कमर्शियल नेम्स, इसके बहुत सारे व्यापारिक नाम हैं। एग्जांपल जैसे गैमेक्सेन, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ना, नीट में पूछा हुआ है गैमेक्सेन का फॉर्मूला। गैमेक्सेन लिंडेन भी कहा जाता है, और 666 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी देखेंगे। कैसे बनाते देखिए, ये तीनों नाम इसी के है ना, BHC के। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है, H है ना, फोटोन के साथ, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में, तो देखिए कि बॉन्ड खुलते जाएंगे, 1 2 3 बॉन्ड खुलेंगे तो 6 वैलेंसी फ्री होगी, और 6 के 6 क्लोरीन एक सब जुड़ जाएंगे। इसी को और करके देखो, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन भी होंगे ना इस पोजीशन पर, हाइड्रोजन 6 और Cl भी 6, C6H6Cl6, इसीलिए 666 कहा जाता है। क्लियर है? और देखो एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है लेकिन बता देता हूँ, इन दोनों का
बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल नुकसान। इनका यूज़ तो देखो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आजकल क्या होता है देखिए कि इनका यूज़ कर तो लिया जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि इतनी अंश से डिकम्पोज डिग्रेडेबल होते नहीं हैं। तो फिर ये क्या हो गया, जब आगे फूड चेन में खासकर DDT जो होता है वो फूड चेन में शामिल हो जाता है, और सबसे हाई लेवल का जो कंज्यूमर होगा उसके बॉडी के अंदर, जैसे ज़्यादातर देखा गया बाज वगैरह जो पक्षी है ना, जो बर्ड्स है, उनके अंडा, उनकी जो एग है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो उनकी जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, BSC के भी बहुत नुकसान है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है इससे ना, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे अफेक्ट जो है वो इसके देखे गए दोनों केमिकल के। याद रखना कैसे बनाते हैं, क्या फार्मूला, इनका स्ट्रक्चर कैसी है वो। इस तरीके से अपना चैप्टर आज 10 चैप्टर जो था वो हेलोजन एल्किल हैलाइड जो है वो और हेलो डेरिवेटिव्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन 11 चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। थैंक यू।